तारीख 20 जून, घड़ी में 8:30 रात बजने को अभी कुछ मिनट बाकी हैं, तभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, जिसकी चर्चा हाल-फिलहाल में कम होने लग गई थी। क्या खबर आती? खबर आई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज़ एवेन्यू कोर्ट से ज़मानत मिल गई। ये खबर जिसकी चर्चा चुनाव से पहले खूब थी और चुनाव के दरमियान जब ज़मानत मिली तब भी खूब चर्चा हुई, लेकिन इधर बीच केजरीवाल को लेकर के चर्चा कम थी। दिल्ली में वाटर क्राइसिस को लेके ज़्यादा चर्चा थी। लेकिन अभी रात के वक़्त राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हो सकता है आपने ये देख लिया हो कि उनको ज़मानत का आदेश मिल गया है। लेकिन कोर्ट के अंदर क्या-क्या हुआ, वेकेशन बेंच जब बैठी, तो किन ग्राउंड्स पे अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिली है, जो कथित शराब घोटाले का आरोप लगाया गया उसमें, और जज ने क्या कहा, ईडी ने क्या दलील दी, क्या इस ज़मानत के बाद ईडी का केस कमज़ोर हो गया है या ईडी का को केस कमज़ोर हो जाएगा? ये सब कुछ इस पे जानकारी हमारे साथी निखिल देंगे। निखिल, थोड़ा-सा डिटेल में बताइएगा, ये क्या हुआ कोर्ट में? ये कब से चल रही थी प्रोसीडिंग्स? निखिल, ये प्रोसीडिंग तो माफ़ कीजिए अभिनव, ये प्रोसीडिंग तो काफ़ी समय से चल रही थी। हम जानते हैं कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कथित शराब घोटाले वाले मामले में अरेस्ट हुए और लोकसभा चुनाव आसन्न थे, तो उसके बाद फिर वो पूरा एक हंगामा खड़ा हुआ कि केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, इलेक्शंस आ रहे हैं वगैरह-वगैरह। तो फिर वो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक के वो पहुँची ये बात और उनको मई के दूसरे हफ्ते में 10 मई के करीब उनको एक सुप्रीम कोर्ट से एक एकदम जिसको स्पेशल सर्कमस्टांसेस कहेंगे हम, उसमें उनको बेल मिल गई कि इनको प्रचार के लिए और वो बेल मिली उनको 2 जून तक के। आते-आते फिर अरविंद केजरीवाल ने 1 हफ्ते की और अंतरिम राहत की माँग की। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। डायबिटीज़ और दूसरी समस्याओं का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन तब कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रचार करते हुए हमने देखा है आपको और जो आपको मतलब समस्याएँ बता रहे हैं वो उतनी हमको गंभीर नहीं लगती हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको इस चीज़ के लिए तो अलग से बेल नहीं मिल सकती है, जो मेडिकल आपका जो चेकअप वगैरह होगा वो मतलब एजेंसी आपको करवा देगी अंदर। तो 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर किया। अब ये अंतरिम राहत थी जो सुप्रीम कोर्ट से मिली थी। इसका इसका जो केस है, ईडी का केस, जो ईडी ने जो मामला कायम करके जो राउज़ एवेन्यू में सुनवाई चल रही है, ईडी के जो विशेष न्यायालय में, उस पर कोई बेयरिंग ऐसा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनाव को देखते हुए दी थी। तो इसका मतलब जब एक बार चुनाव हो गए तो फिर उसके बाद जो नॉर्मल सुनवाई है, तो एक जो रेगुलर बेल एप्लीकेशन है वो तो अरविंद केजरीवाल ने मूव की ही थी, क्योंकि वो इस केस में बेल चाहते हैं। उसी में आज दोपहर को मामला रिज़र्व हुआ था, मतलब जो जज हैं, न्याय बिंदु उनका नाम है, वेकेशन जज हैं राउज़ एवेन्यू कोर्ट की। तो उन्होंने आज दोपहर को अपना फैसला सुरक्षित किया था और आज शाम को उन्होंने फैसला दिया है कि उनको एक रेगुलर बेल दे दी है। ईडी की तरफ से ज़ुएब हुसैन और एएसजी एसवी राजू का नाम हमने कई बार सुना इस मामले में। वो नियमित रूप से ईडी को रिप्रेज़ेंट करते आए और अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील हैं विक्रम चौधरी, उन्होंने उसका पक्ष रखा। मोटा-मोटा जो तर्क थे दोनों पक्षों के, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। इससे पहले मुझे याद आ रहा है कुछ लाइव वीडियोज़ हमने ही यहाँ से किए हैं। तो उसमें अब जैसे अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो विक्रम चौधरी ने जो तर्क रखे हैं, वो वही हैं जो तमाम समय से चले आ रहे हैं। वो पहला प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि वो पैसा कहाँ है जो बरामद हुआ है? क्या मान के एक भ्रष्ट प्रैक्टिस, एक करप्ट प्रैक्टिस हुई है, अगर कथित शराब घोटाले में, तो उसका किसी को फ़ायदा पहुँचा होगा, वो पैसा हाथ बदलेगा ना, इसने इसको दिया। वो पैसा केजरीवाल तक के कहाँ आया? तो वो कह रहे हैं कि आप प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इनके पास आए, वो आप मनी ट्रेल दिखाइए। ये वो पूर्व में कह रहे थे, वो ये अभी भी कह रहे हैं। उन्होंने अरविंद ये केजरीवाल केजरीवाल के वकील। वकील विक्रम चौधरी ने ये तर्क रखा कि वो भई आप जिन 2 व्हाट्सएप चैट्स की बात कर रहे हैं, उनसे ये साबित कहाँ होता है? एक व्हाट्सएप चैट में मतलब कुछ अपॉइंटमेंट की बात है, उसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता है कि वो कोई कथित व्यक्ति सीधे-सीधे पॉलिसी को अफ़ेक्ट कर रहा था या उसने अरविंद केजरीवाल के निर्देशों पे कुछ किया या उन अरविंद केजरीवाल के निर्देशों पे पैसा एक्स जगह से वाई जगह पहुँचाया। उन्होंने कहा कि आप ये ईडी ने कहाँ साबित किया है, बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट। और फिर अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से लगातार इस चीज़ को भी क्वेश्चन किया गया कि उनके अरेस्ट की टाइमिंग क्या थी? कि मामला तो ये बहुत पुराना चल रहा है। मतलब हम देख रहे हैं कि 1 डेढ़ साल से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस मामले में जेल गए हैं। मनीष सिसोदिया को इसी मामले में जेल हुई थी। तो मतलब उन्हें क्या नाम अरेस्ट किया गया। तो उन्होंने पूछा कि जो 21 मार्च की तारीख को अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं, उसकी टाइम अरविंद केजरीवाल के वकीलों का कहना है कि उस चीज़ को क्वेश्चन किया जाना चाहिए।
अब हम आ जाते हैं जो प्रवर्तन निदेशालय जो ईडी के वकील हैं ज़ोएब हुसैन और एसवी राजू, उन्होंने क्या तर्क दिए? उन्होंने पहली चीज़ तो ये कही कि अगर मामला कोर्ट के संज्ञ मतलब कोर्ट को अगर मामला संज्ञेय लगा है, मतलब वो कॉग्निसेंस लायक लगा है कि ये मामला कायम हो सकता है और अब वो मामला चल रहा है, तब वो कह रहे हैं कि इस बात आप ये सवाल पूछना छोड़ दीजिए कि अरेस्ट किस तारीख को हुआ है। वो 21 को हो रहा है, 22 को तारीख, उन्होंने कहा ये आपका हेडेक नहीं है। एजेंसी के पास में आपको अरेस्ट करने की ताकत है, वो ताकत कानून से आती है और मामला न्यायालय के नज़र में संज्ञेय है। इसका मतलब अरेस्ट हो सकता है, तो उन्होंने कहा है कि आप अरेस्ट की टाइमिंग को उस तरह से मत देखिए। फिर वो कुछ किरदारों के नाम ले रहे हैं जो मैं ये लाइव लॉ की हमारे सामने रिपोर्ट खुली हुई है, नूपुर थापलियाल, ये इन्होंने एक बड़ी विस्तृत रिपोर्ट की है। मैं उसमें से कुछ प्रसंग आपको पढ़ के बताता हूँ, तो उससे आपको दोनों पक्षों के तर्कों का एक आइडिया मिलेगा। अच्छा, हम ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि न्यायालय ने जब आज ये फैसला दिया शाम को कि अरविंद केजरीवाल को बेल दी जाती है, तो ईडी की तरफ से ज़ोएब हुसैन ने कोर्ट से ये कहा कि जब तक के हम मतलब लीगल रेमेडी का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब वो शायद एक हायर कोर्ट में जाना चाह रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि जब तक हम इस मामले में किसी ऊपरी अदालत तक अपनी बात नहीं पहुँचा देते, एक याचिका दायर नहीं कर देते, तब तक कि आप इस डिसीजन को मतलब स्टे कर लीजिए। 48 घंटे तक। एक समय उन्होंने माँगा होगा कि हम ऊपरी अदालत में जाकर के राहत माँगते हैं, तब तक कि आप इस डिसीजन को स्टे कर दीजिए। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा। हम अपने डिसीजन को स्टे नहीं कर रहे हैं। आपके पास जो लीगल रेमेडी है, वो उसमें आप आगे जा एक सकते हैं। चीज़ हमको बताइएगा निखिल कि जी। क्या ये जो पीएमएलए एक्ट के तहत ज़मानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को? अभिनव, मैंने ना जो अभी जितने देर मैंने अध्ययन किया, मैंने ना लाइव लॉ पे और बाकी जो संस्थान हैं जो इसको कवर करते हैं लीगल मामलों को, मैंने ये बड़े ढूँढने की कोशिश की कि जो पीएमएलए के अंदर बेल होती है, जो बड़ी स्ट्रिक्ट सेक्शन 45 मेरे ख्याल। अच्छा, ईडी ने बेल का विरोध किया? बिल्कुल किया। ईडी ईडी तो च ईडी का लगातार ये कहना है, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनका कहना है कि हमारे पास अकाट्य सबूत है। देखिए, वो अगर ये भी कह रहे हैं कि इस मामले के जो आरोपी हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के होटल में रुकने का बिल चुकाया है। ऐसे बहुत, मैं उसी की तरफ जा रहा लेकिन था। अगर जैसे अब तक हम देखते हैं हुँ, कि अगर पीएमएलए केस में कोई अगर आरोपी बनता है और जेल जाता है, हुँ, तो ईडी अगर जब तक उसका ईडी विरोध नहीं करती तभी ज़मानत मिलती है। ये ईडी के विरोध के बावजूद अगर ज़मानत मिल जाती है हुँ। और सेक्शन 45 जो इसका है मैं वही चेक कर रहा था कि ये बेल किस तो प्रोविज़न में इस होती है। हिसाब से तो वो केस कमज़ोर हो जाता है, ईडी का। ये अभिनव, मतलब एक लॉ कवर करने वाला व्यक्ति इसका ठीक-ठीक जवाब दे पाएगा। मैं तो नहीं, मतलब उतनी डिटेल में नहीं जानता हूँ। मैं इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि ईडी ने ये ज़रूर कहा, ईडी ने बहुत वेहेमेंटली अपोज़ किया। ईडी ने कहा कि आपको जो सबूत चाहिए वो हम ला के दिखा सकते हैं। पैसा एक्सचेंज हुआ है। उन्होंने जो आरोपी हैं, जो जिसमें अप्रूवर बने हैं, वो कहते हैं कि उनका संबंध हम अरविंद केजरीवाल से स्थापित करके बता सकते हैं। बंगलों में जाकर के लोग रुके हैं। ऐसे लोगों ने एक्साइज़ पॉलिसी पे असर डाला जिनका सरकार में कोई लेना-देना नहीं था। उन लोगों की बात क्यों सुनी जा रही? इस तरह की तमाम बातें ईडी ने तो कही। किस ग्राउंड पे फिर जो है कोर्ट ने ज़मानत दी? हेल्थ हेल्थ इश्यूज़ पे? नहीं, नहीं, ये हेल्थ वाली तो नहीं है। ये हेल्थ वाली तो नहीं है, ये बेल है। और अभी भी जानकारियाँ सामने आई, क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जज साहिबा ने अपना फैसला पढ़ा है। तो वो जो लाइव रिपोर्टिंग होती है उस शैली में, मतलब हमारे भी सामने आ रही हैं। अच्छा, आप पूछ रहे थे कि ईडी ने विरोध किया क्या? ईडी ने ये कहा है कि, और एसवी राजू जो एएसजी हैं भारत सरकार में, वो ईडी की तरफ से जिरह करने आए थे। उन्होंने कहा कि जो इस मामले के एक सह आरोपी हैं चरणप्रीत सिंह, उन्होंने कहा कि उन्होंने एंटरप्रेन्योर जो शब्द लिखा है कि जो जिन लोगों को शराब के ठेके मिले, जो नई शराब नीति है उसमें उन लोगों से बहुत बड़ी मात्रा में कैश, हार्ड कैश उनको मिला और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया अरविंद केजरीवाल के होटल्स के बिल चुकाने में। ये एसवी राजू ने आज न्यायालय में बताया, मतलब उन्होंने कहा, दावा किया। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जैसा बार-बार अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मामला बनता नहीं है। आपने कोई इल्ज़ाम लगा दिया है, और ये विक्रम चौधरी ने कहा भी कि आप तो कुछ कह देते हैं, वो बात मीडिया में आ जाती है, उसको साबित आप कहाँ करते हैं? तो एसवी राजू ने ये भी बार-बार कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम अपनी बातों को साबित कर सकते हैं, हमने ये मामला हवा में नहीं बनाया है। ये उन्होंने, उनके शब्द थे। अच्छा, ईडी की तरफ से इस चीज़ पे भी सवाल उठाया गया कि बार-बार आग्रह करने पे और बार-बार दबाव देने पे भी अरविंद केजरीवाल ने अपने डिवाइस का पासवर्ड नहीं दिया। फ़ोन। फ़ोन था उनके पास, तो उन्होंने कहा और मैंने देखा नहीं अभिनव, लेकिन शायद एप्पल का रहा होगा क्योंकि इसलिए वो नहीं खुल पाया। तो उन्होंने एसवी राजू अंदर ईडी के वकील कह रहे हैं कि केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरा फ़ोन सैक्रोसैंक्ट है, मैं पासवर्ड नहीं दूँगा। है ना? और उन्होंने कहा इसलिए उन्हें विनोद चौहान के फ़ोन में जाना पड़ा। अब ईडी के वकील कह रहे हैं कि फ़ोन का पासवर्ड न देना,
इसे एक नेगेटिव उसमें देखा जाए, नेगेटिव लाइट में। मतलब उसका संकेत ये निकल रहा है, भई आपके पास अगर छुपाने कुछ नहीं है तो आप पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये उन्होंने दावा ये किया। एएसजी ने कहा। हाँ, ये मतलब ईडी के वकीलों की तरफ से। एएसजी मतलब आप ऐसे समझिए कि जो सरकारी वकील होते हैं उनको ये इस नाम से बोला जाता है, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, ये टर्म है पूरा। जी, तो और उन्होंने कहा कि ये सेक्शन 45 छोड़िए, ये तो कोई भी अगर मामला बना होता और कोई भी धारा अगर लगी होती, तो उसमें मतलब बेल देते हुए मतलब न्यायालय को इस बात पे विचार करना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति तो पासवर्ड ही नहीं अपना देना चाह रहा है। लेकिन जैसा हम दे रहे हैं, जैसा हमने देखा है आज कोर्ट के डिसीजन में, इस तर्क को शायद ज़्यादा वज़न दिया नहीं गया है। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि विजय नायर, जिनकी अभी मैं बात कर रहा था कि जिनका कोई ये कह रहे हैं कि विजय नायर का कोई लेना-देना, एएसजी ने कहा, एसवी राजू ने, कि इनका इनका सरकार के काम से कोई लेना-देना नहीं था। बावजूद इसके केजरीवाल ने इनका एक मिडलमैन की तरह, एक दलाल की तरह मतलब एक लिंक के रूप में इन्होंने काम किया और उनकी जो प्रॉक्सिमिटी है, उनका जो संबंध है केजरीवाल के साथ में, वो बियॉन्ड डाउट वो साबित कर सकते हैं। ये भी उन्होंने। ये तो मतलब हम लोग भी देखते थे कि विजय नायर जो है केजरीवाल सरकार में बहुत मजबूत व्यक्ति बताए जाते थे। वो सरकार का हिस्सा नहीं थे लेकिन मीडिया एडवाइज़र थे और तमाम चीज़ें वो डीलिंग मीडिया से डीलिंग और एक अहम इस सरकार के स्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा थे और उनको इसी केस में वो भी जेल में बंद है विजय नायर। फिर इस पे क्या जवाब दलील दी गई? तो वो तो ये तो दोनों तरफ से मुखामुखम चल रही थी कि आप कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं। अच्छा, जब ये जवाब देने की बारी आई तो जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं विक्रम चौधरी, उन्होंने वो चरणप्रीत सिंह को ले आए वहाँ पे। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने ये कब कहा? उन्होंने ये ईडी के वकील के सामने वकीलों के सामने ये प्रश्न रखा कि चरणप्रीत सिंह ने ये कब कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी ने जो गोवा में चुनाव लड़ा, उसके लिए पैसा दिया या उन्होंने कभी भी किसी से पैसा लिया? ये चरणप्रीत सिंह ने कब कहा? इस तरह का प्रश्न उन्होंने सामने रखा। अच्छा, वो विनोद चौहान को लेकर के भी ये कह रहे हैं कि कोई एक टोकन नंबर शायद विनोद चौहान से बरामद हुआ है और उनको मतलब डायरेक्ट टच में बताया जा रहा है, क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल के साथ में। वो कह रहे हैं कि लेकिन ये कहाँ से साबित होता है कि ये जो बातें सामने आ रही हैं, इनसे ये कहाँ साबित होता है कि पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, पैसे ने हाथ बदला है। इस चीज़ को उन्होंने क्वेश्चन किया। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि अगर विनोद चौहान के फ़ोन में कोई बात टिक भी रही है, एक ऑर्डर, पोस्टिंग ऑर्डर की वो बात कर रहे हैं, तो इससे ये नहीं साबित होता है कि वो पोस्टिंग अरविंद केजरीवाल के कहने पे हुई है। माने वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है वो अपने फ़ोन में कुछ दिखा रहे हों, लेकिन क्या ये अरविंद केजरीवाल के निर्देश थे? ये उन्होंने कहा कि ये अकाट्य रूप से स्थापित नहीं हुआ और इसी बात पे मतलब विक्रम चौधरी ने कहा था कि अगर ऐसी बातों को मान लिया जाएगा, तब तो कोई सेफ नहीं है, किसी के भी ऊपर आप कोई भी चीज़ कह देंगे और उसको मीडिया में लगा देंगे और फिर वो व्यक्ति अपने को डिफेंड करता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। विजय नायर को लेके वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने तो आतिशी को रिपोर्ट किया और बाकी लोगों को। उन्होंने ये कब कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल के मातहत हूँ? तो वो इस तरह से एक दूसरे मतलब अरविंद केजरीवाल के वकीलों के तर्कों का आधार ज़्यादातर में यही रहा है। एक वो चीज़ कह रहे हैं कि हम स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं माँग सकते चीफ मिनिस्टर के पद का, लेकिन उन्होंने कहा कि उन उस पद की गरिमा का ज़रूर ध्यान रखा जाए। ये बार-बार उन्होंने कहा क्योंकि ये ईडी की तरफ से कहा जा रहा था कि आप चीफ मिनिस्टर होके भी एक नागरिक ही रहते हैं और देश के कानून के छत्र के नीचे ही आप रहेंगे। डायबिटीज़ को लेकर भी टिप्पणी की कोर्ट में कि लेवल 2 का डायबिटीज़ आप उतना बड़ा बढ़ा-चढ़ा करके इसकी बात नहीं होनी चाहिए। ख़ैर लेकिन कुल मिला के एक बात साफ़ है कि इससे जो केंद्र की एजेंसी है ईडी उसके लिए ये ज़मानत एक बड़ा झटका है क्योंकि हाँ? बड़ा झटका है, आप ठीक कह रहे हैं वो, क्योंकि अगर अभी तो हमें देखना है कि क्या होता है। तो एक वर्किंग डे अभी और है अभिनव और हमें ये देखना है कि क्या ईडी क्या कोई त्वरित याचिका लेकर के किसी बड़ी अदालत में नहीं, जाती वो तो है। जाएगी। ये तो ये ईडी के जो सोर्सेज़ हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ईडी हाई कोर्ट में या सुप्रीम पहले हाई कोर्ट जाएगी और ऊपरी अदालत में ज़रूर जाएगी इस ज़मानत का विरोध करने के लिए। लेकिन झटका मैं इसलिए कह रहा था निखिल क्योंकि हम देखते देखते आ रहे हैं कि ईडी ने जिस को गिरफ्तार किया पीएमएलए कोर्ट में पीएमएलए के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, उसको ज़मानत तब तक नहीं मिली जब तक ईडी ने विरोध नहीं किया। अगर जैसे संजय सिंह का मामला था, वहाँ ईडी विरोध नहीं की क्योंकि ईडी के पास विकल्प नहीं था। अगर ईडी विरोध करती तो जज ने कहा था कि क्या हम मेरिट पे हाँ, मतलब फिर केस के मेरिट पे हम टिप्पणी तब करेंगे। हम जो है उस पे पीएमएलए में ज़मानत देने के बारे में सोचेंगे। तो वहाँ ईडी ने विरोध नहीं किया तो संजय सिंह को ज़मानत तब मिली। और इससे पहले जितने ये राघव मुगंटा और जितने भी इस केस से जुड़े लोग रहे, उनको ज़मानत तभी मिली जब ईडी ने विरोध नहीं किया। ये ईडी के विरोध के बावजूद पहला ऐसा मामला है जिसमें ज़मानत मिली है।
आपको याद हो तो सीएम सोरेन भी जेल में बंद, पूर्व सीएम सोरेन भी जेल में बंद है, और तमाम जो भी अपराधी जो भी आरोपी इस मामले में जेल गए ईडी के इन केसेस में, उनको जल्दी जमानत नहीं मिलती है। ये जमानत इसको और अध्ययन की अभी हमें जरूरत है, हम इस पे और जानकारी लेंगे, लेकिन ये है तो बड़ा सेटबैक निखिल। ये बिल्कुल बड़ा सेटबैक है और ये ऑप्टिक्स के लिहाज से ये हमें नहीं पता है कि ये केस भविष्य में कहाँ जाएगा। क्या पता अरुण केजरीवाल बरी हो जाएँ, ये भी हो सकता है कि वो दोषी साबित हों, ये तो भविष्य के गर्भ में है अभी। लेकिन मतलब जो ऑप्टिक्स में क्या नज़र आएगा कि अभी इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या रहा है वो लोग जानते हैं, अब बेल भी मिल गई है। तो वो एक के बाद एक के बाद एक मतलब लोग तार से तार उसका जोड़ करके उस संदर्भ में देखेंगे। और अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए थे तो उनको जब मौका मिला लोगों के सामने उनके ज़बान के सामने जब माइक आया, तो उन्होंने सबसे स्कैदिंग अटैक, अगर पूरे विपक्ष में राहुल गांधी को भी आप एक तरफ रखिए, सबसे मुखर भाषा में और सबसे सीधे सटीक अटैक्स अगर किसी ने केंद्र सरकार के बड़े नामों पे किए थे, तो वो अरविंद केजरीवाल थे। तो अगर ये अब बाहर आते हैं अगर, और दोबारा वो जब लोगों के सामने आएँगे, तो वो मतलब ये एक बेल से आगे की बात की तरह लोग इसको रीड करेंगे फिर। और ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प बात रही कि सिटिंग सीएम, पहली बार कोई सिटिंग सीएम गिरफ्तार हुआ। इससे पहले जो भी सीएम गिरफ्तार हुए, उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। ताज़ा उदाहरण झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का था। उससे पहले जब लालू यादव रहे हों या फिर और भी जो भी मुख्यमंत्री जेल गए, उन्होंने इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल न गिरफ्तारी के वक्त इस्तीफा देते हैं और ना ही जेल में जाने के बाद भी वो बतौर मुख्यमंत्री जेल से ही सरकार चलाते रहते हैं। अब कैसे सरकार चल रही थी ये तो वही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन अब जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी का पक्ष एक तरीके से उनको मोरल ग्राउंड में वो मजबूत हो जाएंगे, ऐसा पॉलिटिकली रूप से माना जा रहा है। बाकी जेल से वो कब तक बाहर आ पाएंगे, क्या दूसरी याचिका लगा करके ईडी इस जमानत को खारिज करा ले जाएगी, इन सब पे हमारी नजर रहेगी। मेरा नाम अभिनव वैसे पांडे। लोग जी। ज़रूर एक सॉरी आपकी क्लोजिंग को मैंने डिस्टर्ब किया। अरविंद केजरीवाल के उस स्टेटमेंट को आप अब अभिनव लोग बड़ा खोज-खोज के निकालेंगे कि उन्होंने कहा था कि देखिए नतीजा आएगा उससे पता चलेगा कि कौन जेल में जाएगा और नहीं जाएगा। और इससे पहले तो जब जेल चले गए और जब नतीजा आने वाला था, हुँ, तो जब खास करके जब एग्जिट पोल आ गया, हाँ। तो वो एक उनका और स्टेटमेंट वायरल हो रहा था कि अगर आपको मुझे जेल भेजना है तो आप बीजेपी को वोट दीजिए, अगर नहीं देना है तो उसको लेकर के भी काफी बयान खूब वायरल हुआ हाँ, था। मतलब वो यही है जैसे एक हमारे देश में अच्छे-अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल भी अरविंद केजरीवाल को अच्छे या बुरे ना कहते, मैं उनको ये कहूँगा कि एक स्मार्ट कम्युनिकेटर हैं। उन्हें पता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ बोलनी है और वो बात कहाँ जाकर के लगेगी। और हमने ये लोकसभा चुनाव के प्रचार में बड़ी असहज स्थिति हो गई थी जब योगी आदित्यनाथ को लेके वो बयान आया और बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। वो चर्चा में और उसने अपसेट कर दिया। मतलब बीजेपी हमेशा ऑफेंसिव फ्रंट फुट पे खेलने वाली पार्टी है। उसको अपना कोई फैसला डिफेंड करने की आवश्यकता प्रायः हमने पिछले 10 साल में तो कम देखा। ऐसी बात गिने-चुने कुछ प्रकरण हुए जब उनको सोचना पड़ा, लेकिन बीजेपी मतलब बिल्कुल ठोक बजा के आगे रह करके और उनको उस तरह का मतलब जनमत भी मिलता आया है। जब वो योगी आदित्यनाथ वाला प्रकरण हुआ था, वो थोड़ी-सी असह स्थिति हुई थी। कई लोगों ने कहा कि भई मतलब जिस लाव लश्कर के साथ में योगी आदित्यनाथ का बचाव किया जाना चाहिए था, वो हुआ या नहीं हुआ, लोग तरह-तरह की हम बातें लोग करने जब लगे। क्रिकेट खेलते तो हैं तो इसलिए मैं बड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये देखने में कि अरविंद केजरीवाल यदि वास्तव में बाहर आते हैं और जब वो प्रेस के सामने आएँगे, आएँगे ही, अगर वो बाहर आए तो वो पहला काम मुझे लगता है यही होगा कि वो अगर वो बाहर आते हैं तो उनको एक सवाल और भी उनको सामने रहेगा, जो दिल्ली में हाल फिलहाल में जल संकट चल रहा हाँ, है, उनको जवाब देना उसका पड़ेगा। उस पे भी उन्हें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको बता हुँ, रहा था कि हम लोग के गाँव में जब हम लोग क्रिकेट विकेट खेलते हैं तो जो अनप्लेएबल बॉल होती है ना, हुँ, उसमें हम लोग बोलते हैं सुर्रा फेंक दिए। हुँ, तो जो अरविंद केजरीवाल का वो बयान था, वो एक तरीके का सुर्रा ही था हुँ। कि चुनाव के बाद ये योगी को हटा देंगे, तो बीजेपी उस पे खुद जवाब देने पे मजबूर हो गई, उसको किया सफाई कई देना पड़ा। कई बड़े नेताओं ने मतलब बचाव किया योगी आदित्यनाथ का और मतलब उस सौजन्य की बात हुई कि और नहीं-नहीं ऐसी तस्वीरों कोई के ज़रिए भी पीठ उसको काफ़ी थपथपा के मैनेज तमाम तरीके करने से की कोशिश मैसेजिंग हुई की कि गई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक वो वही है ना कि एक अफ़वाह कोई चला देता है। वो होगा या नहीं होगा वो दूसरी बात, लेकिन लेकिन एक डाउट क्रिएट हो नहीं, जाता है। लेकिन आम आदमी बोले
आम ये बात जो अरविंद केजरीवाल ने बोली, ये आम जनमानस के बीच चर्चा का रहता है विषय। हम लोग भी जब जाते थे तो इस तरीके की चर्चा लोग करते थे। लेकिन एक मुख्यमंत्री और एक नेता अगर बोल दे तो वो अपने आप में हेडलाइन हो जाती है, खबर हो जाती है और वो चर्चा का विषय बन जाता है। खैर, तो ये पूरी बातचीत है। अभी हम हमारी इस खबर पे नज़र बनी रहेगी। मेरे साथी निखिल ने आपको सारी जानकारी दी। मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।